चलिए, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से अपना पोर्शन बाकी था, जो लाइट रिएक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जो जेड स्कीम सबसे पहले दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फोटो सिस्टम 2 जो है उसका जो क्लोरोफिल ए होता है वो ऑब्जॉर्ब करता है कितने नैनोमीटर की लाइट, तो 680 नैनोमीटर की लाइट, है ना। तो जो भी आपका प्रकाश तंत्र है उसका जो मेन मुख्य अभिक्रिया का केंद्र है जो कि क्लोरोफिल ए कहलाता है, वो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो PS2 क्लोरोफिल ए 80 नैनोमीटर पे अब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और ये वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है, ठीक है। तो रेड पे आपको फोकस करना है। इलेक्ट्रॉन इससे एक्साइट होते हैं और वो जंप करते हैं इनटू ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस। जो एटॉमिक न्यूक्लियस एनर्जी मिलती है, तो अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वो हायर एनर्जी लेवल पे ऑर्बिट में या उच्च कक्ष के अंदर, उच्च स्तर के कक्ष में माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दीज आर पिक्ड अप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देम टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और ये जो उछलते हैं तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, ग्रहण करने वाला एक मॉलिक्यूल होता है जो उसको ग्रहण कैप्चर करता है और उसको फिर पूरी चेन के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल उसको खींचते जाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। इसी को अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। नाउ ये जो चेन उसमें साइटोक्रोम्स होते हैं अलग अलग, जो आपको मैंने लिखवाए थे। सबसे पहले वो फियोफाइटिन के पास जाता है ना, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन, उसके बाद साइटोक्रोम प्लास्टोक्विनॉन, फिर B6F, फिर प्लास्टोसाइनिन, फिर PS1, फिर आपका वापस एक्साइट होगा, फिर उसके बाद जाएगा आयरन सल्फर, उससे FD फेरोडॉक्सिन, फेरोडॉक्सिन से फेरोडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम की मदद से NADP के पास जाएगा और NADPH2 बनेगा, राइट। ये सारा प्रोसेस आपका किस दिशा में होता है, तो डाउनहिल होता है वो कहते हैं, लेकिन वो रिडक्शन पोटेंशियल किस रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो रिडक्शन का जो पोटेंशियल है वो हायर होता है, उसी की तरफ जाता है। मैंने आपको एनालॉजी भी दी, छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा, एक बड़ा बच्चा एक बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा चॉकलेट उसको थप्पड़ मार के छीन लेता है, राइट, वही वाला है। तो जिसके पास ताकत है इलेक्ट्रॉन छीनने की, उनकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है वहां रिडक्शन पोटेंशियल कम है, और जहां पे धीरे धीरे नीचे आता है तो एनर्जी कम होती है और रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। ये बेसिक पैटर्न है। चलो अब एनसीईआरटी के पैटर्न में समझते हैं। मूवमेंट इलेक्ट्रॉन स्केल इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल, जो आपको बताया। लेकिन डाउनहिल बोलने का मतलब ये नहीं कि लेसर की तरफ जा रहा है, वो ग्रेटर की तरफ जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्केल बना के बताया था कि बीच में हायर पे माइनस में वैल्यू है और नीचे की तरफ आपका प्लस में वैल्यू है ना, ये मैंने आपको समझाया था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज्ड अप नहीं होते हैं एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्षय नहीं हो जाता, वो कहीं खर्च नहीं हो जाते, वो बस ट्रांसफर हो रहे हैं एक से दूसरे बंदे में, ठीक है, ये उन्होंने कहा है। बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटो सिस्टम 1। तो धीरे धीरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन खत्म होने के बजाय वो बस ट्रांसफर हुए हैं PS1 पे, फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है, प्रकाश तंत्र प्रथम पे, फिर एक्साइट होते हैं सनलाइट की एनर्जी लेके, वो बोला है। साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर आल्सो एक्साइटेड, यानी उसी प्रकार से PS1 के भी, प्रकाश तंत्र 1 के भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, उत्तेजित होते हैं और वो हायर कक्षा में चले जाते हैं। ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, वो आगे के ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले मॉलिक्यूल में चले जाते हैं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं अगेन डाउनहिल की तरफ, यानी यहाँ नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए। तो आपको ओवरऑल प्रोसेस में पूछें तो ऊपर जाते हैं, फिर डाउनहिल आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर डाउनहिल आते हैं। इसलिए ओवरऑल जेड जैसा स्कीम बनाता है, तो इसका नाम जेड स्कीम रखा है, ठीक है। अल्टीमेटली एक कंपाउंड में चले जाते हैं NADP के पास, जो हाई एनर्जी कंपाउंड है ना। इन द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP टू NADP, है ना। तो इससे इलेक्ट्रॉन और H+ मिलेंगे NADP को, तो वो क्या बन जाएगा, NADP H+ या NADP H शॉर्ट में बोलते हैं। द होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP टू जेड स्कीम, जो आपने बता दिया कि अल्टीमेटली यहाँ से अपहिल यानी पहाड़ के ऊपर चढ़ना,
फिर वापस नीचे आना PS1 की तरफ, फिर PS1 से फिर एक्साइट होके अपहिल यानी ऊपर की तरफ जाना पहाड़ के, फिर वापस डाउन आना और NADP के पास H2 बनवाना। ये ओवरऑल Z स्कीम कहलाता है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक शेप, ऐसे शेप की वजह से देते हैं Z स्कीम। ठीक है, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के कैरियर हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले और कैरी करने वाले कंपाउंड हैं, वो सब इसी प्रकार के सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं जैसा अपन को Z स्कीम में दिखता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, फिर इधर क्या, फिर नीचे की तरफ, ऐसा। ठीक है, इसलिए वो कैरेक्टरिस्टिक Z शेप आता है, उसका चारित्रिक जो भी Z शेप है वो इसलिए आता है। तो वही यहाँ पर भी बताया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फिर अपन, और जब PS2 के इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं तो वो कहाँ से आते हैं, पानी से लिए जाते हैं। पानी से इजीली H+ या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं। पानी को तोड़वाने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, पूरा एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सनलाइट की भी खर्च हो गई, जिसमें आपका जो मैंने आपको मैंगनीज और क्लोरीन आयंस बताए थे वो आयंस भी अटैक करते हैं। और P680+, क्योंकि PS2 ने इलेक्ट्रॉन खो दिया तो वो प्लस चार्ज रखता है, तो उसको बोलते हैं P680+। वो P680+ भी इस पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है और इलेक्ट्रॉन छीनता है दादागिरी से, तब उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, वरना वाटर जो है या पानी जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं उसी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे। तो PS2 को इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली कहाँ से मिलते हैं, वो वाटर से आते हैं, जो आपको अभी मैंने समझा भी दिया। अचीव्ड बाय इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू ऑफ वाटर, पानी को तोड़ने से, पानी के पृथक्करण से आते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, जो पानी की स्प्लिटिंग है वो किससे एसोसिएटेड है, PS2 से, है ना। इसके सारे जो कॉम्प्लेक्स है वो PS2 से कनेक्टेड है, PS1 से नहीं है। ठीक है, तो ये किससे कनेक्टेड है, तो PS2 से। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H+ प्लस O एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड इससे जो ऑक्सीजन बनती है वही आपका प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, नेट प्रोडक्ट में से एक है। एंड द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव्ड फोटोसिस्टम 1 आर प्रोवाइडेड बाय फोटोसिस्टम 2। अब एक देखिए इन्होंने कि फोटोसिस्टम 1 से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर NADP के पास गए होंगे तो फोटोसिस्टम 1 के पास इलेक्ट्रॉन कम हुए होंगे, वो कौन उसको रिचार्ज करके देगा, फोटोसिस्टम 2। और फोटोसिस्टम 2 को कौन रिचार्ज करके देगा, वाटर। अल्टीमेटली तो वाटर दे रहा है PS2 को, PS2 दे रहा है PS1 को, PS1 दे रहा है NADP को और बना रहा है NADPH2। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, अल्टीमेट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, NADP। उसमें NADPH दे दें तो गलत आंसर है, NADPH नहीं, एक्सेप्टर तो NADP है, उसका प्रोडक्ट है NADPH2। आया समझ में, तो इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, सो वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2 which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid। तो लोकेशन दिए कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर लोकेटेड है, तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, अंदर की तरफ है। ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स अंदर की तरफ है। देन वेयर आर द प्रोटॉन एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड इन द ल्यूमेन, यस ऑब्वियसली, यहीं पे आंसर खत्म हो जाता है। कहाँ रिलीज होता है, H2O टूटा तो वो O कहाँ निकला, H+ कहाँ निकला, ल्यूमेन में ही तो जाता है, तब H+ इकट्ठा होता है और वो इलेक्ट्रॉन वो अपना प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। राइट, आया समझ में, वो वॉइस ठीक है। अब अपन साइक्लिक पाथवे पे, ये है ना, ये अपन ने नॉन साइक्लिक पाथवे पढ़ा था Z स्कीम, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, PS1 और PS2, जिसमें वाटर स्प्लिटिंग भी इन्वॉल्व होती है, जिसमें NADPH भी बनता है। लेकिन जो पाथवे उसमें ना तो NADPH2 बनता है, एक एक्स्ट्रा ATP बन जाता है, PS2 इन्वॉल्व होता है, उसकी वेवलेंथ एक्साइट लोकेशन थोड़ी अलग है, वो आपके स्ट्रॉन्ग लैमेला पे होते रहता है, या ग्रेना पे अगर होगा तो तब होगा जब वेवलेंथ जो है वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा आए, क्योंकि जब हायर नैनोमीटर की आएगी, लेट्स से 7 नैनोमीटर, तो उसकी वेवलेंथ कम, तो वो 680 नैनोमीटर पे एक्साइट होने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उससे कम होगी, तो वो उसको एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो PS2 होगा तो भी वो ग्रेना में काम का नहीं है, अगर आपने P700 या 710 की ऐसी वाली आपने डाली। आया बात समझ में, तो कहाँ पर लाइट रिएक्शन की साइक्लिक पाथवे हो सकती है, जब वेवलेंथ लाइट की जो पड़ रही है वो 680 नैनोमीटर से ज़्यादा हो,
या फिर स्ट्रोमा लेमिला की बात चल रही है, क्योंकि स्ट्रोमा लेमिला पे ना तो PS2 है ना NADP को रिडक्टेज एंजाइम जो NADP को रिड्यूस और NADPH2 बनवाता है वो एंजाइम भी है। आया यहाँ तक सब कुछ समझ में? वही चीज यहाँ बताइए, चलो अपन फटाफट देख लेते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैपेबिलिटी होती है एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट। यहाँ पर इसी लाइन में ऑक्सीडाइजेबल की जगह रिड्यूसेबल कर दिया ना, तो गलत होगा। अपन सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी मिलती है ना, ये याद। तो ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट होगा, रिड्यूसेबल सबस्ट्रेट नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातों पे वो सवाल बना सकते हैं और अपन को फंसा सकते हैं। कॉमन सेंस है, अपन हमेशा फूड का रेस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन करते हैं, उसी से एनर्जी मिलती है, ठीक है। एंड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और फिर वो ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट से जो एनर्जी निकलती है उसको ATP के बॉन्ड के फॉर्म में अपन स्टोर करके रखते हैं। ये रेस्पिरेशन की स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP, वही बात आ गई, कैरी दिस एनर्जी इन द बॉन्ड्स, वही बताया था है ना, रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग में इनिशिएशन में। ये द प्रोसेस थ्रू विच ATP सिंथेसाइज्ड बाय द सेल, जो प्रोसेस के थ्रू द्वारा ATP बनता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इज नेम्ड फॉस्फोरिलेशन। जहां पर ATP बनता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फॉस्फोरिलेशन। कि EDP जो होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उस पर फॉस्फेट जोड़ा जाता है तो ATP बनता है। तो फॉस्फेट का जुड़ना, ये प्रोसेस फॉस्फोरिलेशन है। ये दो जगह होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी और क्लोरोप्लास्ट में भी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए ATP बनता है, लेकिन वह ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की वजह से बनता है, तो अपन उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। यहाँ सनलाइट की ऊर्जा की वजह से ATP बनता है, तो आप उसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोरिलेशन। बनता है ATP ही दोनों जगह, ठीक है। थोड़ा सा तरीका अलग है बनवाने का। चलो, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन है ना, इज द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, राइट। यही मैंने एक्सप्लेन करा, लाइट की वजह से ADP और P को जोड़ो और ATP बनाओ, फॉस्फोरिलेट करो, है ना, ये है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को शॉर्ट में अपन PI लिखते हैं, I फॉर P मतलब फॉस्फेट। किस फॉर्म में होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट? H3PO4, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड बोलते हो आप जिसे केमिस्ट्री में। When the two photo system work in a series, जब दोनों फोटो सिस्टम सीरीज में काम करते हैं, सीरीज में यानी एक साथ, एक के बाद एक, है ना, पहले PS2 आता है फिर PS1 आता है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इसमें लाइट की वजह से फॉस्फोरिलेशन होता है तो फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, लेकिन ये कौन सा है? नॉन साइक्लिक पाथवे। नॉन साइक्लिक क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो PS2 से निकले थे वो वापस PS2 के पास नहीं आए, इसलिए साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है, वो NADP ले गया। The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. ये दोनों कनेक्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। बोथ ATP एंड NADPH2 आर सिंथेसाइज्ड बाय दिस काइंड ऑफ फ्लो। जो नॉन साइक्लिक है उससे ATP भी बनता है और NADPH2 भी बनता है। नाउ व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, जब खाली PS1 कार्य करने योग्य स्थिति में है, जो मैंने अभी कंडीशंस बताई थी, वेवलेंथ 680 नैनोमीटर से ज्यादा है, या स्ट्रोमा लेमिला की बात है जहां पर खाली PS1 है, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। तो इसको अपन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहेंगे कि साइक्लिक पाथवे की वजह से PS1 से निकला इलेक्ट्रॉन और उसी के पास आया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। A possible location where this could be happening is in स्ट्रोमा लेमिला। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी जगह हो सकता है, तो स्ट्रोमा लेमिला पे, क्योंकि वहां पर PS2 होता ही नहीं है। While the membrane or lamella of the grana have both PS1 and PS2, stroma lamella lacks PS2 as well as NADP reductase enzyme। यही मैंने समझाया था आपको, ये दोनों गायब होते हैं इसलिए वहां नहीं हो सकता। तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ना, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो आपका इसीलिए NADP के पास नहीं जा सकता, does not pass on to NADP but it is cycled back टू PS1। वो NADP के पास जाने के बजाय लोग उसको वापस PS1 के पास ही ले आते हैं, इसलिए इसको अपन साइक्लिक पाथवे कहते हैं, है ना। तो वही आप NADP के जाने EQ, ठीक है।
तो द साइक्लिक फ्लो हैंस रिजल्ट्स ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट NADPH2। ये पहले भी बताया था, फिर रिपीट हो गया है। साइक्लिक फोटो यानी चक्रीय प्रकाश का एटीपी निर्माण, है ना, एटीपी संश्लेषण ऑल्सो अकर्स ओनली लाइट वेवलेंथ बियॉन्ड 680 आर अवेलेबल। ये भी पॉइंट समझ में आएगा, ये भी बताया था मैंने कि 680 से ज़्यादा है, जैसे कि 700 नैनोमीटर है, तो 700 नैनोमीटर की लैम्बडा पे, लैम्बडा हायर है तो एनर्जी लोअर है। तो जिस आदमी का 680 पे एक्साइटेशन होना है, यानी लैम्बडा लोअर है तो एनर्जी हायर होगी, उसको हायर एनर्जी चाहिए, ये लोअर है, तो ये जब आएगी तो इसके काम की नहीं है, इसके इलेक्ट्रॉन को कोई एक्साइटेशन नहीं होगा। बाहर में इतने पैसे हम काम नहीं करेंगे, हमने मांगा था 1 लाख रुपया पगार, आप 60,000 दे रहे हो, नहीं करेंगे काम, एक्साइटेड नहीं है, नहीं मन कर रहा, 1 लाख दोगे तो आओ। आया समझ में? ठीक। अब आती है ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसमें केमिकल और ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, H+ की वजह से एक जगह पे प्लस चार्ज बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक एक करके पढ़ लेते हैं। So let us now understand how actually ATP is synthesized। Actually ATP कैसे बनता है क्लोरोप्लास्ट में? तो केमियोस्मोटिक थ्योरी उसके लिए आती है जो इसको समझाती है, इस मैकेनिज्म को समझाती है। लाइक इन रेस्पिरेशन, जैसा हम श्वसन में पढ़ते हैं, वैसे ही प्रकाश संश्लेषण में भी, फोटोसिंथेसिस में भी ATP सिंथेसिस इज लिंक टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। यानी एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी अंदर और बाहर की तरफ एक झिल्ली के प्रोटॉन का ग्रेडियंट, एक जगह पे H+ ज्यादा है, एक जगह H+ कम है, ग्रेडियंट कहलाता है, ये जनरेट होता है, ये उत्पन्न होता है, उससे ही ATP बनता है। रेस्पिरेशन यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस यानी प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोप्लास्ट में भी, हरित लवक में भी, ठीक है। दिस टाइम दीज आर मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकॉइड। इधर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? थाइलेकॉइड की झिल्लियों के अक्रॉस, यानी अंदर बाहर होता है। देयर इज वन डिफरेंस दो, एक लेकिन डिफरेंस है। हियर द प्रोटॉन एक्यूमुलेशन इज टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। यहां पर प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन अंदर बाहर कम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन के बाहर होता है, यहां पर H+ इकट्ठा होता है, याद है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये बेसिक डिफरेंस है, कॉमन सेंस से भी निकाल पाना चाहिए, ठीक है। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेस्पिरेशन के अंदर प्रोटॉन कहाँ इकट्ठे होते हैं? ये दो मेम्ब्रेन के बीच के अंतर झिल्ली अवकाश के अंदर H+ इकट्ठे होते हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजर रहे होते हैं तो इकट्ठे कहाँ होते हैं? H+ वहां पे। Now let's now understand what causes the proton gradient across the membrane। चलिए आइए समझते हैं कि H+ का ग्रेडियंट ज्यादा कम वाला कैसे बनता है झिल्ली के इर्द गिर्द। तो we need to consider again the process that take place during the activation of electron। तो हमें उन सबको अपनी अवधारणा में या अपने समझ में लाना पड़ेगा, अपने थॉट में लाना पड़ेगा, कि जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन करने में काम आई, उन सबको दिमाग में वापस लाना पड़ेगा, तब हम ये पूरा समझ पाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। एंड दे आर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन द स्टेप्स दैट कॉज अ प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। तभी आपको समझ में आएगा कि ये प्रोटॉन का ग्रेडियंट यानी H+ ज़्यादा कम मेम्ब्रेन झिल्ली के इधर उधर कैसे बना। उसके लिए आपको वापस से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपने कंसिडरेशन में, अपने थॉट में लाना पड़ेगा। पहला, since splitting water molecule takes place on the inner side of the membrane। अपन को पता है कि splitting of water कहाँ होता है? अंदर की तरफ होता है। अभी अपने बोला था कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है और वो H2O को तोड़ के क्या बनाता है? H+। तो इसलिए ल्यूमेन के अंदर H+ बढ़ेगा और रिलेटिवली बाहर कम होगा। तो पहला कारण तो ये है ना। तो प्रोटॉन और हाइड्रोजन आयन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एक्यूमुलेटेड इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकॉइड। वही वाली बात है, थाइलेकॉइड की ल्यूमेन होता है मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस है वो स्थान, ठीक है। तो एक कारण तो ये है H+ के इकट्ठे होने का। अब दूसरा और तीसरे कारण पे चलते हैं। फिर उन्होंने दूसरा कारण ये बताया है कि PS2 से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फियोफाइटीन के पास जाते हैं, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यानी प्राथमिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला मॉलिक्यूल है फियोफाइटीन। वो अब आगे इलेक्ट्रॉन ऐसे बंदे को देता है जो कि PQ है, जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले के बजाय प्रोटॉन कैरियर है, और वो प्रोटॉन्स को बाहर से लेके आता है, और जब इनको दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन B6 को, तब वो H+ को अंदर पंप करवा देता है और वर्ड आएगा
पंप, यानी ऊर्जा खर्च होगी। पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, सक्रिय रूप से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यानी अंदर H+ पहले ही ज्यादा था H2O स्प्लिट होने से, आप और फेंक रहे हो तो ऊर्जा खर्च होगी। ऊर्जा कहां से आएगी? इलेक्ट्रॉन से। ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खर्च करके अंदर फेंकता है, जब इलेक्ट्रॉन को पास कराता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेता है। वो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कहां से आई थी? जो PS2 से इलेक्ट्रॉन ने सनलाइट से ऊर्जा ली थी और एक्साइट हो गया था। तो अल्टीमेटली एनर्जी कौन सी है? सनलाइट की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास गई, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज खर्च करके इसने H+ को अंदर पंप किया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया। आया समझ में? तो अल्टीमेटली उसकी वजह से H+ बनेगा और उससे ATP बनेगा। तो ये ATP बनने के पीछे या केमिकल बॉन्ड की एनर्जी बनने के पीछे रीजन था पंपिंग की एनर्जी, और पंप करने के पीछे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के पीछे सनलाइट की एनर्जी। यानी डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि सनलाइट की जो एनर्जी थी उससे ATP बना है, वो इसलिए हम बोल पाते हैं। तो रेडिएशन की या जो तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा है उसके द्वारा हम रासायनिक बंध ऊर्जा में, केमिकल बॉन्ड एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी आगे का प्रोसेस डॉट 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 ये है। तो चलो सेकेंड प्रोसेस NCERT की जो लैंग्वेज है वो देखते हैं। एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, जैसे फोटो सिस्टम से जाता है, प्रोटॉन्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे जैसे वो आगे जा रहा है, प्रोटॉन को मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, संवहन किया जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी जो कौन सा था? फियोफाइटिन। तो इनडायरेक्टली फियोफाइटिन की लोकेशन दी है, जो कि कहाँ लोकेटेड है? आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, है ना। इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। तो फियोफाइटिन की लोकेशन आउटर साइड है। ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू अ हाइड्रोजन कैरियर। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को प्योरली खाली इलेक्ट्रॉन से डील करने वाले बंदे को देने के बजाय एक हाइड्रोजन कैरियर को देता है। यानी हाइड्रोजन कैरियर का मतलब है वो H+ प्लस E के साथ आ रहा है, ठीक है। प्रोटॉन कैरियर के बजाय हाइड्रोजन कैरियर वर्ड है, H+ प्लस E। तो वो बाहर से H+ लेगा और E तो जा ही रहा था उसके थ्रू, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हाँ आप इलेक्ट्रॉन कैरियर भी बोल सकते हो, क्योंकि वो गुजर तो रहा ही है, पर अब हमने ऐसी लैंग्वेज यूज करी तो चलेगा। वो कौन है? PQ। Hence this molecule removes proton from the stroma, यानी मेम्ब्रेन के बाहर से, थाइलेकॉइड के बाहर स्ट्रोमा एरिया जो था, लिक्विड एरिया था, वहां से H+ को लेके कहां फेंकता है? ल्यूमेन के अंदर, ट्रांसपोर्टिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, यानी वही वाला बात कि अब ये PQ जब अगले इलेक्ट्रॉन कैरियर को, जो साइटोक्रोम B6F है, उसको जब दे रहा होता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास जो आया हो, उसको देने के दौरान वो बाहर का H+ अंदर पंप करवा देता है। वही डायग्राम में भी दिखाया हुआ था उन्होंने, ठीक है। द प्रोटॉन इज रिलीज इनर साइड ऑफ द ल्यूमेन ऑफ द मेम्ब्रेन, राइट। एक बार फिर आप चाहो तो ये डायग्राम में देख लो कि भैया ये आपका PS2 वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन कैरियर को देता है, ठीक है, जो कि आपका फियोफाइटिन था। और फियोफाइटिन एक ऐसे बंदे को देता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, जबकि हाइड्रोजन कैरियर है, तो वो H+ को बाहर से लेता है, और जब वो अगले बंदे को इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा होता है उस दौरान वो H+ को अंदर पंप करवा देता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च करके। क्लियर हुआ बात? वही लाइन लिखी है। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, है ना। तो ये वाली बात है, ये रहा, ये FD है, ये FNRF। FD NADP रिडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम लोकेटेड है बाहर की तरफ स्ट्रोमा साइड पे। तो ये NADP को H+ चिपका के फ्री H+ कम कराता है स्ट्रोमा के, है ना। स्ट्रोमा के H+ इससे कम हो जाएंगे फ्री वाले, है ना। तो बाहर का H+ और कम कराया गया। ये तीसरा कारण है कि बाहर का कम हो रहा है, अंदर बढ़ता जा रहा है, राइट। कौन कराया? ये रिडक्टेज एंजाइम। किस तरफ लोकेटेड है ये भी पूछते हैं, बाहर की तरफ। सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली 3 कारण, एक तो पानी का स्प्लिट होने से अंदर H+ बढ़ा, एक ये PQ भाई साहब ने H+ बाहर के कम भी कराए और अंदर ऐड भी करे, और तीसरा रिडक्टेज ने बाहर का H+ बाइंड करा के फ्री H+ कंसंट्रेशन कम करा दिया, मुक्त H+ का सांद्रता कम करा दी। अल्टीमेटली अंदर H+ बढ़ा और बाहर H+ कम हुआ, ये हम समझ चुके हैं। इसी को अपन कहते हैं H+ का ग्रेडियंट बनना, कि अंदर H+ ज्यादा है, बाहर H+ कम है। तो वही उन्होंने लिखा है, ल्यूमेन में हाई H+ है और यहां पर लो है, ठीक है। Hence within the chloroplast
इसीलिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर। स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन्स का नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है H+, वाइल ल्यूमेन के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन होता है, यानी प्रोटॉन का इकट्ठे हो जाते हैं। दिस क्रिएट्स प्रोटॉन ग्रेडियंट, इसी की वजह से प्रोटॉन का पूरा एक ग्रेडियंट बनता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, झिल्ली के अक्रॉस इधर उधर। और पीएच भी कम हो जाता है ल्यूमेन का, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर H+ ज्यादा है तो एसिडिक पीएच होगा, और बाहर स्ट्रोमा में H+ कम है तो बेसिक पीएच होगा, तो पीएच का भी ग्रेडियंट बनता है। और एक साइड पे प्लस चार्ज होना, एक साइड पे माइनस, अंतर या पोटेंशियल डिफरेंस भी जनरेट होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस H+ को बाहर फेंक देता है। ठीक है, तो हम बार बार ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्यों इंटरेस्ट, क्योंकि दिस ग्रेडियंट इज द इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज ब्रेकडाउन ऑफ दिस ग्रेडियंट लीड्स टू सिंथेसिस ऑफ एटीपी। हम क्यों बार बार इस प्रोटॉन के ग्रेडियंट की चर्चा कर रहे हैं, ताकि हमें ये समझ में आए कि अंदर H+ ज्यादा और बाहर कम है, तो ये बढ़ा हुआ H+ फोर्स के साथ बाहर जाएगा जब, तो उसी एटीपी का निर्माण होगा। आया समझ में? So the gradient is broken down due to movement of proton across the membrane to the stroma, है ना, through the transmembrane channel which is known as F0 F1 particle। transmembrane का मतलब है मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ और उसको क्रॉस करता हुआ, ठीक है, वो F0 F1 पार्टिकल है। तो मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट F0 होता है, तो वो इंटीग्रल प्रोटीन कहलाएगा, मेम्ब्रेन का इंटरनल प्रोटीन है, और बाहर की F1 होता है, उसको आप बोलेंगे एक्सटर्नल या पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन किस टाइप का प्रोटीन है मेम्ब्रेन का। फिर नेचर पूछ सकते हैं, जो मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है तो वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होगा, जो बाहर की तरफ है मेम्ब्रेन से वो फिलिक होगा, वाटर लविंग होगा। कौन सेंस है, बेसिक केमिस्ट्री है, तो पूछ सकते हैं। फिर तो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल से गुजरता है CF0 ऑफ द एटीपी सिंथेस। तो F0 F1 पूरा एटीपी सिंथेस है, CF0 मतलब होता है C फॉर क्लोरोप्लास्ट। F0 में F का मतलब है फर्नांडिस पार्टिकल, उस 0 यानी बेसल पार्ट है, F1 बेस 0 बोलते हैं, ग्राउंड फ्लोर को अपन 0 बोलते हैं, वैसा है, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस जो होता है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक होता है CF0 जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होता है धंसा हुआ, एंड वो ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बनाता है। यहाँ वर्ड पंप नहीं है, क्या है, चैनल, यानी यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे H+ जा रहा होगा। यहाँ ट्रांस मेम्ब्रेन पंप बोल दिया तो ये स्टेटमेंट गलत है टेक्निकली। देन दैट कैरीज आउट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी यह मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मेम्ब्रेन को क्रॉस कराते हुए, ये आपका मेम्ब्रेन थी, ये F0 पार्ट है, और उससे निकलता है आपका ये F1 पार्ट, ठीक है। तो यहां से हाई H+ था, वो आपका चैनल की तरह डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में जाना, हाई से लो कंसंट्रेशन में जाना। और जब ये मूवमेंट मेम्ब्रेन के प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, किसी प्रोटीन चैनल के थ्रू होता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड का मतलब है उसको मदद करना, प्रोटीन ने फैसिलिटेट कराया कि आजा, तेरे से नदी पार नहीं हो रही तो मैं नाव बनता हूँ और मैं तेरा बेड़ा पार लगाता हूँ, तुझे क्रॉस करवाता हूँ। क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल कभी भी मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं और मेम्ब्रेन लिपिड की है जो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, ठीक है। तो दूसरा पोर्शन जो होता है इसका CF1 होता है। तो आपसे कोई पूछे कि एटीपी सिंथेस हैज ओनली 1 पार्ट CF0, तो फॉल्स, 2 पार्ट है, CF0 CF, है ना। CF1 प्रोट्रूड्स ऑन द आउटर सरफेस, ये बाहर की तरफ प्रोट्रूड यानी बाहर की तरफ निकला होता है ना, ऐसा डर नहीं जाना है वर्ड से, ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन ऑन द साइड दैट फेसेस द स्ट्रोमा, यानी ये बाहर की तरफ निकला होता है और ये स्ट्रोमा को फेस कर रहा होता है, उसकी तरफ मुख किया हुआ होता है। कौन? F1,
ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकडाउन होता है ग्रेडियंट का, ब्रेकडाउन का मतलब है यहाँ अंदर भर गया था H प्लस और ये बाहर कम था, तो ये धीरे धीरे जब यहाँ लीक होने लगता है, यहाँ से यहाँ जाने लगता है, इसी को ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब ग्रेडियंट खत्म हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्रेडियंट जब होता है तो इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज आता है, यानी इनके स्ट्रक्चर के अंदर थोड़ा बदलाव आता है, जिसकी वजह से ADP और P पास पास आते हैं और बॉन्ड बनाते हैं और बनता है ATP। ठीक है। कन्फर्मेशनल चेंज होता है CF1 में, पार्टिकल ऑफ द ATP सिंथेस विच मेक्स द एंजाइम, है ना, उससे अपना बनता है ATP। बहुत सारे ATP बना, H प्लस आते रहेंगे, ATP बनता रहेगा। ठीक है। केमियोस्मोसिस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? एक तो मेम्ब्रेन चाहिए थी, एक प्रोटॉन का पंप जो अपन PQ बोल रहे थे वो चाहिए था, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए था जो अंदर और बाहर में डिफरेंस क्रिएट हो, और ATP सिंथेस, या जिसको आप प्रोटॉन चैनल कह सकते हैं, हो सकता है उसकी जगह प्रोटॉन चैनल भी लिखा हो, बात एक ही है। ये 3-4 चीजें चाहिए होती हैं। एनर्जी इज यूज्ड टू पंप प्रोटॉन क्रिएट ग्रेडियंट और हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन विद इन द थाइलाकॉइड ल्यूमेन। हमें एनर्जी खर्च होती है, वो में PQ वाली जगह की बात हो रही है। एनर्जी खर्च होती है कब? जब H प्लस को स्ट्रोमा से आप ल्यूमेन के अंदर बार बार पंप कर रहे हो, और वो एनर्जी आती है, मैं बार बार बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली थी सनलाइट से। ठीक है। ATP सिंथेस हैज अ चैनल, ATP सिंथेस तो चैनल है, दैट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, है ना। तो ATP सिंथेस के अंदर एक चैनल है जो आपके H प्लस को वापस स्ट्रोमा की तरफ बैक ले आता है। वहीं से आप खींच खींच के अंदर ला रहे थे, ये डिफ्यूजन करवा रहा है, डिफ्यूजन करवा रहा है, डिफ्यूजन करवा रहा है, हाई से लो कंसंट्रेशन पे भेज रहा है। ठीक है। इसकी वजह से दिस रिलीजेस इनफ एनर्जी टू एक्टिवेट ATP सिंथेस एंजाइम दैट कैटलाइजेस ATP फॉर्मेशन। यानी जब ये यहाँ से तेजी से जा रहे होते हैं, फोर्स जनरेट करते हैं, जिसका नाम मैंने बताया था प्रोटॉन मोटिव फोर्स, PMF। वो फोर्स से जब जाते हैं तो उस फोर्स की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी मिलती है, यहाँ से गुजरने की वजह से काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप गतिज ऊर्जा कहेंगे, वो F1 के अंदर मॉडिफिकेशन कराती है कन्फर्मेशन का, और उसकी वजह से ATP बनता है। ठीक। तो ग्रेडियंट की ऊर्जा फोर्स करती है यहाँ से गुजरने में, यहाँ से गुजरते टाइम पे जो गतिज ऊर्जा है वो परिवर्तित होती है केमिकल बॉन्ड एनर्जी में, ADP और P के बीच में। ठीक है। Along with NADPH produced by the movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma। ठीक है। तो आपका स्ट्रोमा में ये जो ATP बना वो और NADPH दोनों इस्तेमाल होंगे बायोसिंथेटिक फेज, जिसको अपन C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन कहते हैं। उससे फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा और उससे बनेगा शुगर यानी ग्लूकोज। एक सेकेंड।